हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिंदी पेडागोजी और ये हमारा तीसरा अभ्यास होगा आज का। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। फ्रेंड्स, एक बात मैं बता दूं कि मैं बहुत मुश्किल से बहुत जगह से ढूंढ कर आपकी पुरानी बुक लिस्ट उठाकर और नई तरीके से किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे ये सब देख देख के मैं प्रश्न उठाती हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जिस लाइक वीडियो को समझेंगे उस लाइक करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है वो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि अगर प्राथमिक स्तर पर आप हिंदी पढ़ाते हैं तो उसमें भाषा यानी कि हिंदी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होगा। आपके ऑप्शंस है, पहला हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को व्यवहारिक विश्लेषण में समर्थ बनाना, उच्च कोटि के लेखकों से परिचित कराना, या फिर गद्य एवं पद्य की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। देखिए, प्राथमिक स्तर पर है तो हम जायज़ सी बात है लेखों से परिचय नहीं कराएंगे और गद्य और पद्य की विभिन्न शैलियों से भी परिचित नहीं कराएंगे बच्चों को। ये दो ऑप्शन आपके खत्म हो जाते हैं। बचे आपके दो ऑप्शन, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना होगा या फिर छात्रों को व्यवहारिक विश्लेषण में समर्थ बनाना। अब प्राइमरी स्तर का बच्चा है तो उस व्यवहारिक विश्लेषण के योग्य क्यों बनाएंगे आप, इसलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत होता है। आपका ऑप्शन एक ही सही है कि हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना ही हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य हो, चाहे प्राथमिक स्तर पर, यानी कि ऑप्शन एक आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि व्याकरण जब पढ़ाते हैं आप तो उसका उद्देश्य क्या होता है। शुद्ध भाषा लिखने व बोलने की क्षमता उत्पन्न करना, रसानुभूति कराना, आत्मानुभूति कराना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये चौथा ऑप्शन तो आपका कट गया। फिर रसानुभूति और आत्मानुभूति ये आपके दोनों पॉइंट चलते हैं तो गद्य के लिए चलते हैं, तो ये व्याकरण के लिए नहीं। यहाँ से दोनों पॉइंट भी गलत होकर बचता है एक पॉइंट, और यही पॉइंट सही है कि व्याकरण का तात्पर्य होता है कि बच्चे के अंदर की भाषा को लिखने और बोलने की शुद्धता उसके अंदर उत्पन्न की जाए। तो ऑप्शन देखिए आपका एक, शुद्ध भाषा लिखने व बोलने की क्षमता उत्पन्न करना ही व्याकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन एक आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है, केवीएस एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है। भाषा की कक्षा है और आप कहानी वहाँ सुना रहे तो वहाँ पे क्या उद्देश्य निकलेगा। आपके ऑप्शन देखिए, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास होगा, बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों का मनोरंजन करना, या फिर बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। देखिए, दोहराने की प्रक्रिया जो होती है वो जब पढ़ाया जाता है कुछ उच्चारण के लिए करवाया जाता है, लेकिन कहानी जब बच्चा सुन रहा है तो वो केवल सुन रहा है। ऐसी कंडीशन में दोहराने की पोजीशन नहीं बनती, इसलिए ये गलत है। बच्चों को अनुशासन में रखना, कहानी सुनाने से बच्चे अनुशासन में नहीं होंगे, और मनोरंजन करना हो सकता है लेकिन स्थिति के अकॉर्डिंग, इसलिए ये ऑप्शन शिक्षा के क्षेत्र में हम ये पॉइंट नहीं मान सकते, इसलिए ये पॉइंट गलत हो गया। बचा चौथा ऑप्शन, तो दिया है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। देखिए, कहानी जब कही जाती है तो पिक्चर नहीं चलती, तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में बच्चा कल्पना करके अपने दिमाग में ही उस पिक्चर को चलाता है जो कहानी की तरह वो सुनता है। तो जायज़ सी बात है ये कहानी कथन सुनाने से बच्चे की कल्पना शक्ति में विकास होता है। आपका ऑप्शन चार आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है वो 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दिया है कि आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन और अपरिचित, नया हो और वो अपरिचित जिसे वो जानते नहीं है, शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे। कोई नया शब्द आ जाता है, बच्चा उसका अर्थ नहीं जानता, तो आप क्या करेंगे उस अर्थ को जनवाने के लिए, बच्चों को बताने के लिए। आपके ऑप्शन दिए हैं, पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे, जो कि आपके बुक्स में छपे होते हैं वो देखने के लिए कहेंगे, या फिर शब्दकोश देखना सिखाएंगी, या फिर शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी, या फिर आपका होगा पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। तो आपका ऑप्शन चार यहाँ पे सही है, कि बच्चों को ऐसे सिचुएशन में लेकर चलेंगे, ऐसे वातावरण में ढालेंगे उस टॉपिक के अकॉर्डिंग कि बच्चा उस शब्द का अर्थ स्वयं ही निकाल ले। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन चार सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है जो केवीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दिया है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, ऑप्शन देखिए, भाषा शिक्षक बच्चों को उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, या भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, और चौथा है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो।
भाषा की कक्षा चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को लेकर जो भी पॉइंट बनेंगे, न कि टीचर को। तो यहाँ देखिए आपका पहला जो ऑप्शन है वो सही है, पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर है कि भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, न कि भाषा शिक्षक वर्तनी की कठोरता तो कहीं लेनी ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, ये भी ठीक है, पॉइंट सही है, बट हम यहाँ पे बच्चों के लिए देखेंगे इसलिए ये पॉइंट गलत होता है। चौथा, ये भी आपका पॉइंट गलत है, तो यहाँ से क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हिंदी भाषा शिक्षण किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। तो हिंदी भाषा पढ़ाते वक्त आप जिस शिक्षण सूत्र का यूज करते हैं वो है सरल से जटिल की ओर। कैसे? पहले आप अ पढ़ाते हैं, अ ब स द क ख ग घ, ठीक है। फिर उसके बाद दो अक्षर को मिलाकर पढ़ाते हैं, तो यानी कि पहले आपने सरल चीज़ें बताई, फिर उसके बाद उससे कठिन, उसके बाद फिर उससे कठिन, उसके बाद फिर उससे कठिन। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले आप सरल से स्टार्ट हुए फिर कठिन की ओर गए, इसलिए इसका ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, द्रुत पठन की पुस्तकों में निम्न में से किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। द्रुत पठन यानी कि तीव्र गति से आप पढ़ाना, बहुत फास्ट तरीके से पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो पुस्तक है जो पढ़ाना चाहते हैं उसमें किस तरह के शब्द नहीं होने चाहिए, ठीक है। देखिए कौन से शब्द नहीं हो जाए, सक्रिय, परिचित, अपरित या इन सभी का प्रयोग करना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन आपका गलत हो गया। देखिए जब जल्दी जल्दी पढ़ना है तो जल्दी पढ़ने के लिए वो शब्द सामने होने ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आपको आते हैं, जिनका अर्थ आपको पता है, जिनसे आप परिचित हैं। लेकिन अगर वो शब्द आए जो आप जिन शब्दों से आप परिचित नहीं हैं या जिन शब्दों का आप अर्थ नहीं जानते, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका जो पठन है वो द्रुत न होकर स्लो हो जाएगा। तो अपरिचित शब्दों को अगर आप दूर करेंगे तो आपका पठन द्रुत होगा। तो यहाँ से ऑप्शन 3 आपका सही होगा कि उस पुस्तक में अपरिचित शब्द नहीं होने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि महान साहित्यकार किस प्रकार समाज का प्रतिनिधित्व करता है। अगर कोई साहित्यकार है तो वो समाज का प्रतिनिधित्व कैसे करता है। देश काल की सीमाओं से ऊपर उठकर, पूरी शक्ति लगाकर, लोगों की सहायता लेकर, सरकार की सहायता लेकर। तो ये दो ऑप्शन, नीचे के दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। वो किसी की सहायता लिए ही, साहित्यकार है वो, और कोई नहीं, साहित्यकार है, इसलिए आपके ये ऑप्शन ये दोनों गलत हो गए। पूरी शक्ति लगाकर, देखिए ज्ञान के मामले में तो पूरी शक्ति लगा देता है, लेकिन पहला ऑप्शन देखिए, देश काल की सीमाओं से उठकर, वो देश की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, जो समय उसको, जिस समय का तगाजा है, वो उन सब चीज़ों को छोड़कर देश के विकास के लिए सोचता है। तो यहाँ पे समाज का वो प्रतिनिधित्व करता है किस पॉइंट पे, देश काल की सीमाओं से ऊपर उठकर। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि रचना की प्रवृत्ति का विकास प्रोत्साहन हिंदी के किस उद्देश्य से संबंधित है। यानी कि देखिए हिंदी शिक्षण में अगर रचना की प्रवृत्ति का विकास करना है तो कौन सा पॉइंट यहाँ पे आप देखें, कौन सा उद्देश्य है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक और अभिवृत्तात्मक। रचना कौन करेगा, जिसमें सृजन की क्षमता होगी, किसी चीज़ को बनाने की क्षमता होगी। तो ऐसी कंडीशन में रचना की प्रवृत्ति का विकास केवल सृजनात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही है कि सृजनात्मक उद्देश्य होगा। आगे देखिए, और ये आखिरी प्रश्न है, दिया है कि किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक को माना गया है। किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक को क्या माना गया है, एक पिता, कुम्हार, माली या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए किंडरगार्टन, किंडर शब्द अगर किंडर मीन्स बच्चों के लिए हो, गार्डन मीन्स जानते हैं कि गार्डन क्या होता है, और गार्डन का रखरखाव कौन करता है, एक माली करता है। तो यहाँ से अगर किंडरगार्टन शब्द आ जाता है तो आप एकदम माली पर चले जाइए कि ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों किंडरगार्टन वाले में क्या समझा गया कि बच्चे पौधे की तरह होते हैं और इनकी देखभाल एक माली के रूप में करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ऑप्शन 3 सही है, यानी कि माली। तो फ्रेंड्स आज के लिए केवल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।